Hello everyone, good evening to all of you in my YouTube channel Biology Foundation by गुंजन शर्मा। आज की क्लास में क्लास 10th के लिए जो कंटिन्यू चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस, उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं पार्ट 2 के रूप में। तो जो भी बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं वो सबसे पहले वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि लॉकडाउन के और कोरोना रिलेटेड प्रॉब्लम के दौरान ईच एंड एवरी स्टूडेंट को इस वीडियो का बेनिफिशियल जो रिजल्ट है वो मिले। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। स्टार्टिंग आवर टॉपिक विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। बिहाइंड द स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है। और ये जो लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है वो किसके पास में होता है? वो स्टर्नम के पास होता है। स्टर्नम क्या होती है? ब्रेस्ट बोन होती है। तो एग्जैक्टली कॉम्पिटिशन्स के अंदर या एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ट की लोकेशन के बेस पे। तो हार्ट जो है वो लंग्स के बिटवीन में है और स्लाइटली लेफ्ट है, स्टर्नम के बिहाइंड है, ब्रेस्ट बोन के। द ह्यूमन हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ द ह्यूमन फिस्ट। इंसान की मुट्ठी का जितना आकार होता है, बंद मुट्ठी जितने आकार की होती है, उसी शेप और साइज का ह्यूमन हार्ट होता है। एंड इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। और चैम्बर्स की बात की जाए तो उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। यहाँ से हमने बहुत पहले ही पढ़ रखा है कि जो चैम्बर्स के बेस पे हैं, ऑर्गेनिजम्स में चैम्बर भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर पीसीज की बात की जाए तो पीसीज में हार्ट के ओनली 2 चैम्बर्स हैं। एम्फीबियंस में हार्ट के 3 चैम्बर्स हैं। रेप्टाइल्स में भी हार्ट के 3 चैम्बर्स हैं, बट इसका एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल, जिसके अंदर 3 चैम्बर्स की बजाय 4 चैम्बर्स होते हैं। और अगर हम एवीज और मैमल्स यानी बर्ड्स और पर्टिकुलर मैमल में ह्यूमन की बात करें तो हार्ट के जो चैम्बर्स का नंबर है वो 3 से इंक्रीज होकर 4 हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, जिनके नाम की बात की जाए तो उनमें 2 वेंट्रिकल्स हैं और 2 एट्रियाज हैं। द वेंट्रिकल आर द चैम्बर्स दैट पंप ब्लड एंड एट्रियम द चैम्बर्स दैट रिसीव द ब्लड। अगर हम देखें ये चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके 4 चैम्बर बनेंगे, तो जो अपर 2 पोर्शन हैं ये कहलाएंगे एट्रिया और लोअर जो 2 पोर्शन हैं वो कहलाएंगे वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड के दोनों पोर्शन कहलाएंगे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट पोर्शन दोनों कहलाएंगे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो जो ये वेंट्रिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल्स सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? ब्लड को पंप करते हैं। और जो एट्रियम है वो ब्लड को सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। अमंग विच बोथ राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल मेक अप द राइट हार्ट। जो राइट पोर्शन है, ये आपको राइट पोर्शन यहाँ पे दिखाया, इस राइट पोर्शन को हम राइट हार्ट कहते हैं और लेफ्ट पोर्शन को हम लेफ्ट हार्ट कहते हैं। राइट पोर्शन में हमेशा प्योर ब्लड होगा, राइट पोर्शन में हमेशा इम्प्योर ब्लड होगा और लेफ्ट पोर्शन में हमेशा प्योर ब्लड होगा। मेकअप द among which both right atrium and ventricle make up the right heart and the left atrium and ventricle make up the left heart. Biggest artery in the body is aorta. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है उसको कहते हैं एओर्टा, एंड बिगेस्ट वेन कहलाती है वेना कैवा। द राइट एंड लेफ्ट रीजन ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ वॉल मसल कॉल्ड द सेप्टम। अगर हम इस तरीके से चैम्बर बना के बात की करें तो ये जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम जो राइट वेंट्रिकल है, तो ये लेफ्ट और जो राइट पोर्शन है ये आपस में सेप्टम से इस तरीके से डिवाइड रहता है। और ये सेप्टम क्या होता है? ये सेप्टम होता है मसल्स का बना हुआ। ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, whereas bicuspid valve और mitral valve प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम बात करें वॉल्व की तो इसमें विशेष प्रकार के वॉल्व्स भी होते हैं। अगर राइट पोर्शन की बात की जाए तो राइट पोर्शन में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। कस्प का मतलब होता है फ्लैप्स, यानी इसके अंदर 3 फ्लैप्स पाए जाते हैं। तो ये जो राइट पोर्शन है उसके अंदर 3 फ्लैप्स पाए जाएंगे और जो लेफ्ट पोर्शन है उसके अंदर 2 फ्लैप्स पाए जाएंगे। तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है उसकी लोकेशन आपको याद रखनी है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में।
और जो बाइकस्पिड वॉल्व है जिसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व, उसकी लोकेशन आपको याद करनी है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट नोन एज द पेरिकार्डियम, जो हार्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है कि पेरिकार्डियम क्या है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट नोन एज द पेरिकार्डियम। एट्रिया आर थिन, लेस मस्कुलर वाल एंड स्मॉलर देन वेंट्रिकल। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एट्रियम की वाल थिन क्यों होती है और वेंट्रिकल्स की वॉल थिक क्यों होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वेंट्रिकल्स का काम होता है ब्लड को पंप करना, और किसी भी पंपिंग ऑर्गन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप करना एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो ज़्यादा प्रेशर को फील करने के लिए, ज़्यादा प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए उसकी जो मसल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं। तो वेंट्रिकल्स की मसल्स थिक होती हैं इन कंपेयर टू मसल्स ऑफ द या वॉल्स ऑफ द एट्रियम। दीज आर द ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स, ये जो एट्रिया हैं ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड को रिसीव करेंगे, दैट आर फेड बाय लार्ज वेन्स, और इनके अंदर कौन आती हैं, लार्ज वेन्स आती हैं। वेंट्रिकल्स आर द लार्जर एंड द मोर मस्कुलर चैम्बर रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एंड पुशिंग ब्लड आउट टू द सर्कुलेशन। और वेंट्रिकल्स का सिर्फ और सिर्फ काम होता है ब्लड को अपने में से निकाल कर दूसरी जगह पे पुश करना। तो पुश करने के लिए उनकी वॉल्स जो होती हैं वो एट्रिया के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा थिक होती हैं। These are connected to 2 large arteries that deliver blood to circulation। ये जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल्स जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं 2 लार्ज आर्टरीज के द्वारा, जो ब्लड को क्या करती हैं, सर्कुलेशन में ट्रांसफ़र करती हैं। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। इन डबल सर्कुलेशन देयर आर 2 पाथवेज। सबसे पहली बात तो आती है कि सर्कुलेशन को हमने डबल सर्कुलेशन क्यों बोला। इस सर्कुलेशन को हमने डबल सर्कुलेशन इसलिए बोला कि जो हमारी बॉडी का ब्लड है वो हमारे हार्ट में 2 बार पास आउट होता है। एक बार तो इम्प्योर ब्लड के फॉर्म में और एक बार प्योर ब्लड के फॉर्म में, एक बार ऑक्सीजनेटेड के रूप में और एक बार डीऑक्सीजनेटेड के रूप में। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। एक ही टाइम हार्ट में 2 बार ब्लड जब आता जाता है तो ये सर्कुलेशन कहलाता है डबल सर्कुलेशन। ये जो पाथवेज हैं, तो पहला पाथवे जो होगा वो होगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द टिश्यूज कैपिलरीज। हमने देखा कि लंग्स ने ब्लड को ऑक्सीनेटेड करके पहुंचा दिया लेफ्ट एट्रियम के पास, लेफ्ट एट्रियम से वो आगे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। तो ये जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जाएगा टिश्यूज के पास में, कैपिलरीज उसको पहुंचाने का काम करेंगी। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू द एओर्टा। जो ऑक्सीजन से रिच ब्लड होगा उसको एओर्टा को दे दिया जाएगा, और एओर्टा उसको सर्कुलेट कर देगी वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। लेटर द वेन्स एंड वेन्यूल्स कलेक्ट द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। पूरा बॉडी, पूरी की पूरी होल ऑर्गन्स उस ऑक्सीनेटेड ब्लड को कंज्यूम कर लेंगे, उस ब्लड को कन्वर्ट कर देंगे डीऑक्सीनेटेड ब्लड में। वेन्स और उनकी जो छोटी छोटी ब्रांचेज वेन्यूल्स वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगी, एंड ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा जिसमें CO2 बहुत ही ज़्यादा रिच अमाउंट में प्रेजेंट होगी, वो वेरियस पार्ट से कलेक्ट कर लिया जाएगा। द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज पंप बैक इनटू द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा मीन मैंने अभी बात की कि हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी ब्रांचेज होती है वेन्स की, वो कहलाती है वेना केवा। तो सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करके वेना केवा में लाया जाएगा, और वेना केवा उनको डालेगी राइट एट्रियम में। आफ्टर रिसीविंग द डीऑक्सीनेटेड ब्लड द राइट एट्रियम कैरीज ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। ये हमें पता है कि इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम किसको दे देगा, राइट वेंट्रिकल को। और ये सर्कुलेशन कौन सा सर्कुलेशन कहलाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन था, और जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल तक पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल के आगे की बात कहलाएगी पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी जो वर्ड है वो लंग्स से रिलेटेड है, यानी कि अब पूरी जो आगे की बातें करनी है वो लंग्स से रिलेटेड होके करनी है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है, हमने देखा है कि आर्टरीज वैसे तो प्योर ब्लड को ट्रांसफ़र करती हैं, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी का। वो इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम से लेकर जाएगी, और राइट एट्रियम से लेकर जाकर उसको डालेगी लंग्स में। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कलेक्ट करेगी ब्लड को फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड कैरीज इनटू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन, और वहाँ पर जाकर प्रोसेस होगी ऑक्सीजनेशन की। एक तरीके से देखा जाए तो 2 प्रोसेस होती हैं ब्लड के साथ में। एक तो होता है ब्लड प्योरिफिकेशन और एक होता है ब्लड फिल्ट्रेशन। ब्लड प्योरिफिकेशन
फिल्ट्रेशन में CO2 की जगह ऑक्सीजन रिच ब्लड को अप्लाई करना लंग्स का काम होता है, और ये प्योरीफिकेशन की प्रोसेस लंग्स में होती है। अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं उनको ब्लड से निकालने की प्रोसेस कहलाती है फिल्ट्रेशन, और ये ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है नेफ्रॉन्स में जो किडनी में प्रेजेंट होती हैं। Once after the purification process takes place, the oxygenated blood is pumped back into the left atrium through the pulmonary vein. आपको पता है कि वेन्स में हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, बट एक्सेप्शन जो है वो एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन का, कि पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बजाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी लंग्स से और उसको डालेगी लेफ्ट एट्रियम में, विच इज कैरीड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसको पास कर दिया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ओटा, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको ओटा को देगा, और ये जो पूरा प्रोसेस कहलाएगा वापस से स्टार्ट हो जाएगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यहाँ पर हम डायग्राम को भी देख लेते हैं, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। एक पोर्शन को लीजिए, सपोज लीजिए आपने लिया लंग्स, यानी हम पल्मोनरी सर्कुलेशन को लेकर चलते हैं। तो लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर आया उसको लेकर आने वाली है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन को दिया लेफ्ट एट्रियम को, फिर ये मिट्रल वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर ये जो ओटा है ये ओटा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी आपके ह्यूमन बॉडी में, और ह्यूमन बॉडी में इस ब्लड को पूरा का पूरा कंज्यूम किया जाएगा, और पूरा का पूरा कंज्यूम करने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा डीऑक्सीनेटेड के रूप में। यहाँ से जितनी भी वेन्स और वेन्यूल्स हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगी, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वेना केवा में देंगी, और वेना केवा इसको ले जाकर डालेगी राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू होते हुए ये ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल, और फिर पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेकर जाएगी लंग्स में। तो इस तरीके से पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद में होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बाद में होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये दोनों पाथवेज मिलकर बन जाते हैं डबल सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं कि डबल सर्कुलेशन का एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज का मतलब बेनिफिट क्या है हमारी बॉडी में इसके होने का। इट इज़ हेल्पफुल इन द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, ये जो डबल सर्कुलेशन है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आपको पता है मैमल्स और जो बर्ड्स होते हैं वो होमोथर्मल होते हैं, मीन वार्म ब्लडेड होते हैं, अर्थात उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। तो ये जो इनका बॉडी का टेम्परेचर है वो फिक्स क्यों रहता है? क्योंकि इनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन, जिसके कारण इनके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट या कंट्रोल किया जाता है। इसी कारण से जो मैमल्स हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। बाय द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि इस सर्कुलेशन की सहायता से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से बिल्कुल सेपरेट रहता है। और यही कारण है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डबल सर्कुलेशन है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हमारे जो हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था उसका थर्ड पोर्शन है। इसके पहले हमने ब्लड किया, हार्ट किया, और हम ब्लड वेसल्स देख रहे हैं। तो ब्लड वेसल्स में 3 नेम्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो उसमें सबसे पहले हम आर्टरीज को देखते हैं। आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहले आपको ये रखना है कि आर्टरीज कौन से ब्लड को कैरी करेंगी? ऑक्सीजनेटेड को। इसका एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि इसके अंदर प्योर ब्लड नहीं होता, इसके अंदर कैसा ब्लड होगा? इम्प्योर। आर्टरीज हैव थिक वाल्स, इनके अंदर थिक वाल्स होंगी। और रीज़न आपको पता है कि आर्टरीज के अंदर थिक वाल क्यों होगी? क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड को लेके जाकर कहाँ तक डालेंगी? प्योर ब्लड को लेकर आएंगी बॉडी तक। और प्योर ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट। तो हार्ट पूरे प्रेशर के साथ में ब्लड इसमें डालता है, और उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए इनकी जो वॉल्स होती हैं वो वॉल्स कैसी होती हैं? थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। आर्टरीज डिवाइडेड इनटू आर्टेरियोल्स। आर्टरीज की छोटी जो ब्रांचेज हैं वो आर्टेरियोल्स कहलाएंगी, विच फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिलरी, जो आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। और ये कैपिलरीज ही वो एक्चुअल साइट है जहाँ पर डिफ्यूज़न होता है, यानी डिफ्यूज़न का मतलब गैस एक्सचेंज होता है या फिर मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। वेन्स की बात करें
तो वेन्स जो होंगी वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। इसका एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड पास नहीं होगा, उसके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड पास होगा। दे हैव वाल्व प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इनके अंदर वाल्व प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे, ब्लड के बैक फ्लो को रोकेंगे, ब्लड को एक दिशा में ही मूव करवाएंगे, दूसरे डायरेक्शन में उसको आने नहीं देंगे। यहाँ पर मैंने ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो किया है। रेड कलर यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड से आर्टरीज को शो किया गया है जो हार्ट से आती हैं, और ब्लू कलर से वेन्स को शो किया गया है जो हार्ट में जाती हैं। और ये जो बीच में आपको कनेक्शन दिख रहा है, जॉइनिंग सेंटर दिख रहा है, ये कैपिलरीज का है जो वेन्स और आर्टरीज को एक दूसरे के साथ में जोड़ने का काम करती हैं। ये कुछ बातें थी एनिमल से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन की। अब हम ट्रांसपोर्टेशन को लेकर चलते हैं प्लांट्स के ऊपर। ये इस टॉपिक का, ट्रांसपोर्टेशन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो सीधा एक्सक्रीशन के साथ स्टार्ट होगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करें, जो सॉइल है वो नेचुरल और रिचेस्ट सोर्स होती है रॉ मटेरियल फॉर प्लांट्स के लिए। प्लांट के लिए रॉ मटेरियल क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, या फिर कोई मिनरल्स हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें ही उसको सप्लाई कौन करेगी, सॉइल करेगी। तो इस तरीके से सॉइल जो है वो प्लांट के लिए नेचुरल और रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स। ये जो एब्जॉर्ब करने का काम किया जाता है ये रूट्स के माध्यम से किया जाता है। रूट्स इन चीज़ों को सॉइल से निकालती है और प्लांट को ट्रांसफर कर देती है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल बाय रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। ये जो प्लांट्स हैं ये वाटर और मिनरल को रूट की सहायता से एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लीव्स तक। एज द डिस्टेंस बिटवीन रूट्स एंड लीव्स इज लार्ज, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स अलग अलग शेप, साइजेस और डायमीटर्स के होते हैं। तो अगर प्लांट छोटा होता, हर्बेशियस होता, तो वहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस पॉसिबल हो जाती। लेकिन प्लांट तो 1 मीटर लॉन्ग तक भी हो सकते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म्स प्लांट है, एंजियोस्पर्म्स प्लांट है। तो जैसे यूकैलिप्टस का प्लांट होता है वो 100 मीटर लॉन्ग होता है। तो इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक डिफ्यूजन की प्रोसेस कैपेबल नहीं होती है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वहाँ पे डिफ्यूजन जो होता है वो नॉट सफिशिएंट हो जाता है। तो वहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लो मैकेनिज्म काम में आती है, और उस ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के थ्रू जो एनर्जी है वो लीव्स और रॉ मटेरियल्स जो हैं वो रूट से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग वेस्कुलर टिश्यू, और ये जो ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाएगा उसके लिए प्लांट में स्पेशल टाइप के टिश्यूज फॉर्म होंगे जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे। उनको हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू, दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, थर्ड नाम होता है कंडक्टिंग टिश्यू। और ये दोनों टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम, जो क्या करेंगे, प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स और फूड प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। 2 टाइप्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, यहाँ से इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को, और वाटर के साथ साथ में सोल्यूबल फॉर्म में कौन आ जाते हैं, मिनरल्स। जबकि फ्लोएम क्या करता है, जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, C6H12O6 प्लस O2। तो O2 तो एनवायरमेंट में डिफ्यूज हो जाती है अपने आप, और बेसिकली जो इसका प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को आगे से आगे ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्लोएम टिश्यू। और ये कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है, लीव से लेके अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक। जो वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, ये जो 2 पार्ट्स हैं, ये आपने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर कि जाइलम जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों है, क्योंकि ये जो टिश्यू है वो 2 टाइप से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। जो टिश्यू 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स के थ्रू मिलकर बने हुए होते हैं वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स। तो हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जाइलम के अंदर 4 सेल्स कौन सी होती हैं, नंबर 1 ट्रैकिड्स, नंबर 2 वेसल्स, नंबर 3 जाइलम पैरेन्काइमा, नंबर 4 जाइलम फाइबर। इसी तरीके से फ्लोएम की 4 सेल्स कौन सी होती हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो याद रखिएगा 4 सेल्स होती हैं जाइलम में, 4 सेल्स होती हैं फ्लोएम में। तो यहाँ पे 2 सेल्स का नाम लिखा गया है, एक तो है ट्रैकिड्स और एक है वेसल्स। आपको पता लग जाना चाहिए ये दोनों सेल्स किसकी हैं, जाइलम की। ये कहाँ होती हैं, रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में कनेक्टेड होती हैं और एक कॉन्टिन्यू सिस्टम बनाती हैं, जिसके द्वारा जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। ये एक यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको शो किया गया है कि वाटर एंड मिनरल तो किसके थ्रू जाएंगे, जाइलम के थ्रू, और फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स किसके थ्रू जाएंगे, फ्लोएम के थ्रू।
Cells in the roots which are the contact with the soil take up ions which create difference in concentration between the root and the soil. अब ध्यान दीजिए कि आपने डिफ्यूजन और जो ऑस्मोसिस पढ़ा था 9th क्लास में, उसमें आपने प्रोसेस क्या देखी थी कि ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा किसके बेस पे, हाई कंसंट्रेशन से लेके लो कंसंट्रेशन के बेस पे। तो बेसिकली जो मेन इसमें इवेंट है वो है कंसंट्रेशन का। बेसिक रोल किसका प्ले हो रहा है इसमें, कंसंट्रेशन का। तो जो कंसंट्रेशन का फैक्टर है वो हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंसंट्रेशन हमें कैसे मेंटेन करनी है। तो जैसे ही जो प्लांट होगा वो प्लांट क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से। तो जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं ये सॉइल में बहुत ज़्यादा एबिडेंटली प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका अमाउंट सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो सॉइल में तो इनकी कंसंट्रेशन कैसे हो जाती है, हाई, और प्लांट के अंदर इनकी कंसंट्रेशन कैसे होती है, लो। तो अपने आप ही डिफ्यूजन की प्रोसेस और ऑस्मोसिस की प्रोसेस से वो मॉलिक्यूल्स, वो मिनरल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से निकल कर किधर आते हैं, लो कंसंट्रेशन पे। Therefore water moves to the roots to eliminate the differences। और इस तरीके से मिनरल्स के साथ साथ में वाटर भी मूव करता है ताकि जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस आया था उस डिफरेंस को क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। वाटर इज मूव्ड इनटू द जाइलम ऑफ रूट एंड फ्रॉम वेयर इट इज द पुश अपवार्ड। और इस तरीके से जो वाटर है वो रूट में आएगा और उसको पुश किया जाएगा ऊपर की तरफ। हम एक पिक्चर के थ्रू देखते हैं। ये जाइलम आपको यहाँ पे शो किया गया है। जाइलम में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है। जाइलम में क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो रहा है और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के थ्रू ये वाटर निकल कर फ्लोएम में आ रहा है। फ्लोएम में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ी तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन अपने आप किधर आई, सोर्स और सिंक की तरफ आई। और सॉल्यूट्स के अंदर ट्रांसफर होने से ये जो मतलब कंपेनियन सेल्स और ये जो सीव सेल्स हैं इन्होंने अपने फूड को भी ट्रांसफर कर दिया। तो एक्चुअल में ये जो ट्रांसफर की प्रोसेस है वो वाटर से रिलेटेड है। वाटर जिधर मूव करेगा सॉल्यूट्स उधर मूव करेंगे और ये एक तरीके से जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का वर्क है उसकी वजह से ये ट्रांसफर आगे से आगे चलता रहेगा। प्लांट यूजेस डिफरेंट मैकेनिज्म टू पुल वाटर अपवार्ड थ्रू जाइलम। प्लांट्स के पास में बहुत सारी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो पानी को ऊपर की तरफ पुल करता है। पहली प्रोसेस क्या है, वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा इज रिप्लेस बाय वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट। जितना पानी एक प्लांट ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में बाहर निकाल देगा उतना ही पानी जो है प्लांट के रूट्स क्या करेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। नेक्स्ट है इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ क्रिएट सक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर। नेक्स्ट क्या होता है कि जितना इवापोरेशन होगा, जितना पानी निकाला जाएगा तो उसकी वजह से प्लांट में एक सक्शन फोर्स डेवलप होगा, एक फोर्स लगेगा जिसके कारण जितना भी पानी जमीन में है उस पानी को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। द लॉसेज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये आपको पता है कि प्लांट जितना भी पानी इवापोरेशन के रूप में बाहर निकालता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो हमारे लिए ट्रांसपिरेशन के इंपॉर्टेंस के ऊपर 2 नंबर का मेजर क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन। तो 2 इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, रेगुलेट द टेम्परेचर। आपने देखा होगा एनिमल्स की बॉडी में जब इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर तो स्वेटिंग की प्रोसेस होती है, पसीना बाहर निकलता है। वैसे ही सेम प्लांट्स में जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो अपने अंदर जो पानी है उसको वेपर्स के रूप में बाहर निकालेगा। तो मीन ये टेम्परेचर को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। सेकेंड, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। जितना पानी वो बाहर निकालेगा उतनी ही पानी की कमी उस प्लांट के बॉडी में होगी और उसको फुलफिल करने के लिए रूट्स क्या करेंगी, पानी को एब्जॉर्ब करेंगी। When stomata are open during the day, large amount of water is lost। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, गार्ड सेल्स उनकी कंट्रोल करती है ओपनिंग और क्लोजिंग को। तो जैसे ही दिन के समय स्टोमेटा ओपन होंगे बहुत ज़्यादा पानी प्लांट से बाहर निकल जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर आल्सो बिकम्स मोर। तो जितना पानी बाहर निकलेगा तो पानी का मूवमेंट भी उतना ही क्या होगा, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सोल्यूबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस एंड अदर सब्सटेंसेस। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। 2 नंबर का प्रश्न वापस से आ गया, व्हाट इज द ट्रांसलोकेशन। तो याद रखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे ग्लूकोज है उसको ट्रांसपोर्ट करना किसकी सहायता से, फ्लोएम की सहायता से ट्रांसपोर्ट करना, ये मैकेनिज्म क्या कहलाती है, ट्रांसलोकेशन कहलाती है। The substance are transport to the storage organ of the roots, fruits and seeds। ये सब्सटेंस कहाँ तक ट्रांसफर किए जाएंगे, ये सब्सटेंस वहाँ तक ट्रांसफर किए जाएंगे जहाँ पर इन चीज़ों को स्टोर करना है। और स्टोर करने की जो प्रोसेस होती है वो होती है रूट्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में। द ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी मैंने आपसे बात की थी कि फ्लोएम जो है वो 4 सेल्स से मिलकर बना हुआ है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेनकाइमा।
तो जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है वो मेजर फॉर्म किसके थ्रू की जाएगी, सीव ट्यूब्स के द्वारा विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स, और इसमें सहायता कौन करेंगी, कंपेनियन सेल्स करेंगी। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बाई डायरेक्शनल, आपने देखा कि प्लांट के अंदर जो वाटर है वो तो हमेशा डाउनवर्ड टू कहाँ जाता है, अपवर्ड, यानी सिंगल डायरेक्शन में जाता है। लेकिन अगर फूड की बात करें तो फूड बाई डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड भी जा सकता है और अपवर्ड टू डाउनवर्ड भी आ सकता है। तो फ्लोएम का डायरेक्शन आपको लिखना है बाई डायरेक्शनल और जाइलम का आपको डायरेक्शन लिखना है यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज यूटिलाइज फॉर ट्रांसलोकेशन, वाटर के ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए थी, वो ट्रांसपोर्ट कैसा था, पैसिव। लेकिन जहाँ पे एनर्जी चाहिए वो ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, एक्टिव, जबकि वाटर यानी जाइलम का ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, पैसिव। वापस से देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, पैसिव और एक्टिव। जिसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता वो पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें एनर्जी का यूज़ होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जाइलम का कैसा होगा, पैसिव, और फ्लोएम का कैसा होगा, एक्टिव। मटीरियल लाइक सुक्रोज मूव टू फ्लोएम यूजिंग एनर्जी इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। अभी मैंने बताया कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल निकल कर किधर चले जाते हैं, लो कंसंट्रेशन में। तो मॉलिक्यूल्स की जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, यानी वहाँ पर उसका प्रेशर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो मटीरियल लाइक सुक्रोज मूव फ्लोएम यूजिंग एनर्जी। अब ये सुक्रोज क्या है, ग्लूकोज बहुत ही ज़्यादा सोल्यूबल प्रोडक्ट है। प्लांट अगर उसको स्टोर करना चाहे तो वो स्टोर नहीं रहती है, तो इसलिए प्लांट ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है सुक्रोज में, और सुक्रोज मूव करती है फ्लोएम की सहायता से एनर्जी को यूज़ करके, और इससे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से वाटर क्या करता है, मटेरियल्स के साथ में फ्लोएम से निकलकर अकॉर्डिंग टू प्लांट के नीड के मूव करता है। और इस तरीके से प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं।